हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अलेक्जेंडर हैमिल्टन अमेरिका की तारीख में एक दीदावर शख्सियत से कम नहीं थे। उन्होंने अपनी सलाहियतों और काबिलियत से अमेरिका की तारीख बदल डाली। और अगर हम कहें कि आज अमेरिका जो दुनिया के नक्शे पर मामूर है वो अलेक्जेंडर की वजह से है, तो इसमें कतई कोई झूठ नहीं होगा। तो ये अलेक्जेंडर हैमिल्टन है। आज हम इनकी पूरी बायोग्राफी ऑफ लाइफ और इनके वो अहम कारनामे देखेंगे कि जिनकी वजह से इनको फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। बाय ऑक्यूपेशन वो एक लॉयर, एक पॉलिटिशियन, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी थे। ट्रेजरी कहते हैं किसी भी मुल्क की जो हुकूमती पार्टी होती है। और इनकी जो पैदाइश है वो 11 जनवरी 1755 और जबकि कुछ के मुताबिक 1757 में चार्ल्स टाउन नेविस में हुई, जो कि अब सेंट किट्स एंड नेविस कहलाता है। इनकी वफ़ात 12 जुलाई 1804 ग्रीनविच विलेज, न्यूयॉर्क में हुई। अब हम इनकी ज़रा चाइल्डहुड और अर्ली लाइफ देखते हैं। तो इब्तदाई ज़िंदगी इनकी कुछ ऐसी थी कि ये एक कैरिबियन आइलैंड जो कि नेविस में था उसमें पैदा हुए। इनके मदर और फादर की आपस में ज़्यादा नहीं बनती थी और इसलिए इनके फादर इनको छोड़कर चले गए जब वो अभी यंग ही थे। और जब वो सिर्फ 11 ईयर्स के हुए तो उनकी मम्मा वफ़ात पा गई और उन्हें यतीम छोड़ गई। अब ये यतीम बच्चा अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वहाँ के एक अमीर मर्चेंट जिनका अपना एक ट्रेडिंग फार्म था उनके पास रहने लगे। वो वहाँ एज अ क्लर्क जॉब करते थे उसके ट्रेडिंग फार्म में, और वहाँ पर काम करने की वजह से उनको बिज़नेस की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई। जब वो सिर्फ 15 ईयर्स के हुए तो उन्होंने एक लेटर लिखा वहाँ के मकामी लोगों पर जो कुछ साल पहले एक हरिकेन गुजरा था। हरिकेन कहते हैं समंदरी तूफ़ान को, वहीं उसी आइलैंड में। तो वो उन लोगों को इतना पसंद आया और वो लोग उससे इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि वो हैमिल्टन को हायर एजुकेशन के लिए न्यूयॉर्क भेजेंगे। हैमिल्टन जब न्यूयॉर्क में अपने कॉलेज में पढ़ने लगे और उनके कॉलेज का नाम था किंग्स कॉलेज, वो वहाँ की कॉलोनियल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। हैमिल्टन अक्सर अपने वहाँ के फेलो पैट्रियोट के साथ बैठते। लिबर्टी पॉल एट्स किंग कॉलेज उस जगह का नाम था, जहाँ पर वो करंट इश्यूज़ और जो मौजूदा दौर के जो हालात वगैरह थे वो डिस्कस करते। और इसी वक्त जब वो करंट इश्यूज़ पढ़ते थे और वो पढ़ने में भी वैसे ही अच्छे थे, तो हैमिल्टन जो है उन्होंने एक पहली अपनी पॉलिटिकल राइटिंग लिखी जिसमें उन्होंने उन पैट्रियोट्स की कॉज को डिफेंड किया। अब हम रेवोल्यूशनरी वॉर की तरफ बढ़ते हैं और इसी वजह से जो है वो ये कुछ इस टाइप की पिक्चर लगाई है मैंने। द रेवोल्यूशनरी वॉर। अब वॉर में क्या मतलब ऐसा काम हुआ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक तो जो है वो कॉलेज में थे, अब अचानक से वॉर कैसे आ गई। तो हुआ दरअसल ये, रेवोल्यूशनरी वॉर की वजह से हैमिल्टन की एजुकेशन पूरी तरह से कट हो गई। क्यों कट हुई? क्योंकि ब्रिटिश आर्मी ने न्यूयॉर्क सिटी पर पूरी तरह से अपना कब्ज़ा जमा लिया, कंट्रोल कर लिया। तो जब उन्होंने कंट्रोल कर लिया और एजुकेशन भी कट हो गई, तो हैमिल्टन ने डिसाइड किया कि वो अब इन पैट्रियोट्स के लिए लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों के साथ उनको एक मोहब्बत हो गई थी। और उन्होंने न्यूयॉर्क मिलिट्री ज्वाइन की और एज एन ऑफिसर बैटल ऑफ वाइट प्लेन्स में अपना किरदार अदा किया। वक्त के साथ साथ हैमिल्टन की एबिलिटीज़ वहाँ के ऑफिशियल्स को की नज़रों में आ गई और वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे और उन्हें एक जॉब की ऑफ़र की गई। जनरल जॉर्ज वाशिंगटन की वो हेल्प करेंगे। जनरल जॉर्ज वाशिंगटन ये वो शख्सियत हैं जो कि बाद में अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने। और फिर इस रेवोल्यूशनरी वॉर में हैमिल्टन जो है, जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स थे, हैमिल्टन जनरल जॉर्ज वाशिंगटन की साइड पर होते थे।
हम कह सकते हैं कि ये इस वॉर में एज अ डिप्लोमेट काम करते थे। डिप्लोमेट, या अब कह सकते हैं कि जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, कम्युनिकेशंस करना, लेटर्स लिखना, लोगों को मिलवाना, तो वो ये वाला जो सारा काम था वो करते थे। क्योंकि इस काम के लिए एक पढ़ा लिखा होशियार शख्स भी चाहिए और एक ऐसा शख्स भी चाहिए होता है कि जिसके ज़रा रिलेशंस भी अच्छे हों। तो जब वॉर का इख्तिताम हुआ तो हैमिल्टन जो है वो दोबारा से चाहते थे कि वो दोबारा से किसी फाइटिंग यूनिट की कमांड करें, और उन्होंने जब ये अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो वॉशिंगटन ने हैमिल्टन को एक बैटेलियन ऑफ लाइट इन्फेंट्री की कमांड दे दी। हैमिल्टन ने इसमें अपना की रोल अदा किया और यॉर्कटाउन को फतह करने में कामयाब हो गए, और इसे यॉर्कटाउन की फतह जो है उसी की वजह से इस रेवोल्यूशनरी वॉर का इख्तिताम हुआ। अब आफ्टर द वॉर के जो है हम ज़रा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। वॉर के बाद क्या हुआ कि हैमिल्टन ने जो है वो आर्मी छोड़ दी, क्योंकि जब जंग ख़त्म हो गई तो आर्मी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ये एक पढ़े लिखे शख्स थे और ये जो है बाय प्रोफेशन एक लॉयर थे। तो जब उनकी एजुकेशन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, किंग्स कॉलेज में कट हो गई थी, तो वॉर एंड होने के बाद इन्होंने खुद से 6 मंथ्स खुद अपनी सेल्फ स्टडी की और फिर बार का एग्ज़ाम दिया। वो बाद में फिर कांग्रेस के मेंबर बने और लेकिन जब वो कांग्रेस के मेंबर बने तो उन्हें एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, और वो ये थी कि आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन, जिसके तहत अमेरिका कैसा होगा, उस मुल्क के क्या रूल्स और रेगुलेशन होंगे, एक तरह से समझ लें कि फर्स्ट आइन हम कह सकते हैं, उसमें उन्होंने जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावर्स नहीं दी गई। हैमिल्टन हमेशा इस बात के हामी थे कि फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो जब उन्होंने कांग्रेस 1783 में छोड़ दी तो उन्होंने एक अपनी लॉ फार्म इस्टेब्लिश की, एक अमेरिका को बैंक बनाया जिसे कहते हैं बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, और फिर कोलंबिया कॉलेज भी बनाया। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फेडरलिस्ट पेपर। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हैमिल्टन को फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका क्यों कहा जाता है। 1787 में हैमिल्टन ने कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन ज्वाइन की। हैमिल्टन का गोल ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया जाए जिसके तहत हम एक स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट बना सकें। तो हैमिल्टन जो कि इस बात के हामी थे, लेकिन इनके जो दूसरे साथी थे वो इस बात के इतने हामी नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जो मेन कॉज थी वो ये थी कि अभी ब्रिटेन से आज़ादी लेना, तो इस वजह से उन्होंने इनकी बात एक हद तक तस्लीम कर ली, और फिर जो अपने दूसरे साथी थे उनको भी अर्ज किया कि आप भी जो है वो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अब बना रहे हैं आप भी इसको जो है वो साइन करें। तो अपने इन साथियों की हेल्प करते हुए, अपने स्टेट की हेल्प करते हुए, हैमिल्टन इस बात को समझ गए थे कि हमें अपना मुल्क बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की निहायत ज़रूरत है। कि मुल्क तो बन जाएगा लेकिन कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, उस पर क्या सिस्टम अप्लाई किया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो हैमिल्टन ने अपने कुछ दोस्त जॉन जे और जेम्स मैडिसन के साथ मिलकर कुछ सीरीज़ ऑफ पेपर लिखे जो कि फिर फेडरलिस्ट पेपर्स कहलाए। ये पेपर्स 85 एसेस पर मुश्तमिल थे। हर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करता था। हैमिल्टन ने और इन 85 ऐसे में से 51 ऐसे हैमिल्टन ने खुद लिखे। ये फेडरलिस्ट पेपर यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत की रोल जो है वो प्ले करते हैं, क्योंकि इन्हीं 85 ऐसे से अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब एज अ सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी इनकी खिदमत देखते हैं। 1789 में हैमिल्टन को एज अ फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी अपॉइंट किया गया बाय प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन। जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे। तो एज अ फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैमिल्टन ने इनकी अमेरिका के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प की। एक नई गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए।
अगर आप लोग ने रेवोल्यूशनरी वॉर के बारे में पढ़ा है तो आप लोग को ज़रूर मालूम होगा कि वॉर जो है, वॉर को कंटिन्यू रखने के लिए जो रेवोल्यूशनरिस्ट थे उनकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने हेल्प की थी, लाइक स्पेन और फ्रांस वगैरह। तो जो जिन कंट्रीज़ ने हेल्प की थी उनका बहुत सारा कर्ज़ा जो है वो इन पर था, अमेरिकन्स पर था। तो जब एक नई कंट्री बनी और उस पर इतना सारा कर्ज़ा था तो अब उसको जो है वो अब कैसे जो है वो डेट्स को जो है वो फुलफ़िल करना है, कैसे अपना कर्ज़ा जो है वो अदा करना है, तो इसके लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए था। तो हैमिल्टन ने इसके लिए क्या किया कि उन्होंने फर्स्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट को इस्टेब्लिश किया और उन्होंने एक सिस्टम बनाया टैक्स का, और वो ये था कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी लगा दी कि वो हर शख्स से जो है वो ली जाएगी। एक्साइज ड्यूटी कहते हैं कि लाइक अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर हम सिनेमा में जाते हैं तो वहाँ पर सेल्स टैक्स तो कट नहीं होता, वहाँ पर एक्साइज ड्यूटी कट होती है। कस्टम ड्यूटी कहते हैं कि जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है वो कस्टम ड्यूटी होती है। तो यहाँ से गवर्नमेंट कमाने लगी। जाहिर सी बात है, आप कर्ज़ा तभी दे सकते हैं जब आप कमाएंगे, और फिर इससे उन्होंने अपना जो उनके ऊपर कर्ज़ा था उसको भी देना शुरू किया और अपनी कंट्री को भी इस्टेब्लिश करने के लिए इस पैसे को यूज़ किया। और इस रेवोल्यूशनरी वॉर को ख़त्म करने और हर चीज़ के लिए जो है वो इस कर्ज़े ने बड़ा काम किया। इस कर्ज़े से जो छुटकारा हासिल करने के लिए जो उन्होंने टैक्सेस लगाए, जो उन्होंने सिस्टम बनाया, उसमें बहुत हेल्प की। अब बाद में हैमिल्टन का करियर कैसा रहा। हैमिल्टन ने फिर एज सेक्रेटरी की अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया 1795 में, और फिर वो दोबारा न्यूयॉर्क चले गए जहाँ पर उन्होंने अपनी एज अ लॉ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। वो फिर अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ जो है वो रहने लगे, जो कि एज एन एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट वाशिंगटन। When it looked like war would break out with France, Hamilton took the position as Major General in the army. However, he never led the army to war as peace was established with France. अब ड्यूल विद एडनबर्ग, ये इसकी बस लास्ट हेडिंग है। 1804 के इलेक्शन में वो जो कि गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क का था, हैमिल्टन सपोर्ट कर रहे थे मॉर्गन लेविस को ताकि वो गवर्नर बने। मॉर्गन लेविस जो है वो एडनबर्ग के अगेंस्ट थे। हैमिल्टन एडनबर्ग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और जब मॉर्गन लेविस ने इलेक्शन जीत लिया तो एक न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट दी कि हैमिल्टन ने ये कहा कि हैमिल्टन ने कुछ बुरे अल्फाज एडनबर्ग के बारे में कहे हैं। एडनबर्ग ने डिमांड की कि हैमिल्टन मुझसे माफ़ी मांगे इस बात की। हैमिल्टन जो थे वो भी एक जाहिर सी बात है एक काबिल शख्सियत थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपोलोजाइज़ नहीं करूँगा, मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगता। तो फिर हर शख्स जो है वो अपनी अना के लिए कह सकते हैं कि अपने आनर के लिए लड़ा एक दूसरे से कि आपने मेरी कैसे इंसल्ट की है। और फिर इसी उसमें एडनबर्ग ने हैमिल्टन को चैलेंज किया टू अ ड्यूल। ये दोनों शख्स फिर मिले 11 जुलाई 1804 को। दे फॉग द ड्यूल विद पिस्टॉल्स, और उन्होंने जो है वो पिस्टॉल्स के थ्रू जो है वो लड़ना शुरू किया। और ये किस तरह से था ये मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ कि ये कुछ इस तरह से था। ये अलेक्जेंडर हैमिल्टन है और सामने जो है वो एडनबर्ग खड़े हैं। दोनों के हैंड में पिस्टल्स हैं, कुछ इनके साथी हैं और कुछ उनके साथी हैं। अब क्योंकि ये दोनों वॉर में भी रहे थे तो लड़ाई और ये सब चीज़ें भी आती थी। दोनों लोगों ने फायर की एक दूसरे को। हैमिल्टन बुलेट जो थी वो उसने हिट किया एक ट्री की ब्रांच को जो कि एडनबर्ग को टच के हेड में लगी कट होकर, और एडनबर्ग ने हैमिल्टन की बॉडी पर हिट किया। तो इस तरह से हैमिल्टन की भी डेथ हो गई और एडनबर्ग की भी डेथ हो गई। यहाँ पर इस अजीम शख्सियत का इख्तिताम हुआ। तो आज आप लोग को पता चल गया होगा कि अमेरिका के फाउंडिंग फादर कौन थे और वो क्यों थे,
क्योंकि 85 ऐसे जिनकी वजह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें से 51 ऐसे अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने खुद लिखे थे। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।